compare question related to chapter number 2, sports and nutrition. Your question is, compare any 3 micro minerals as the basis of the 3 source and benefits. एंड इसी के सिमिलर सेकंड क्वेश्चन भी आपको है, कंपेयर एनी 3 फैट सोल्युबल विटामिन ऑन द बेसिस देयर सोर्स एंड बेनिफिट. तो बेटा आंसर आपके सामने ये है कि नेम्स ऑफ मिनरल्स आयोडीन, आयरन एंड कैल्शियम. सोर्स है आपके पास, अगर आयोडीन का सोर्स है तो सी फूड जितने भी हैं आपके, और आयोडाइड साल्ट जो कि आपको सी वाटर्स के थ्रू यहाँ पर अवेलेबल है. बेनिफिट्स की बात करें, स्टिमुलेट्स द हार्मोनल एक्टिविटी के लिए आपको सी फूड जो है उसको आप आयोडीन के रूप में यूज़ करते हैं. सेकंड है आपके पास आयरन. मोस्टली हम लोग सभी जानते हैं कि आयरन के जो सोर्स हैं वो आपके पास ड्राई फ्रूट्स और बनानास हैं. आयरन के सोर्स के रूप में हम लोग अमरूद का भी यूज कर सकते हैं. और बेनिफिट्स के रूप में कहा जाए तो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन. हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन के कारण ही है. एंड थर्ड मिनरल्स जो है आपके पास कैल्शियम. कैल्शियम जो आपके हेल्दी टीथ एंड बोन्स के लिए कंपलसरी है. तो हमारे पास सोर्स है मिल्क और एग जो कि आपको खमीर के रूप में मिल रहा है. आपको बेनिफिट की बात करी जाए तो हेल्प टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. हमारे जो बोन्स हैं जो कि 35 to 40 ईयर आने पर बोन डेंसिटी जो होती है बिलो होने लगती है, जिसके कारण की बोन जो होती है स्ट्रॉन्गनेस अपनी कम करती जाती है. तो बेटर स्ट्रॉन्ग बोन और टीथ के लिए कंपलसरी है कि आपके पास कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में यहाँ पर प्रेजेंट हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एनी 3 आपके पास जो विटामिन्स का है, विटामिन्स ऑन द सोर्स एंड बेनिफिट्स. तो बेटा विटामिन्स हमारे पास जो आ रहे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की बात हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में ही पूछा. और अगर हम बात करें तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं आपके पास, ए, डी, ई एंड के. लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके पास कौन कौन से हैं, ये वाटर सॉल्युबल है और ये फैट सॉल्युबल है. तो दोनों को कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो है कि फैट सॉल्युबल विटामिन आपके पास जो है ए है, जिसमें आपके पास सोर्स की बात करी जाए तो पपाया, स्पाइसी जो भी हैं आपके, और कैरेट आपको की जो फैट सॉल्युबल विटामिन ये है जो कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस से आपको हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने के लिए. तो डिजीज़ है ये आपको विजन से रिलेटेड है, इम्यूनी सिस्टम से रिलेटेड है. और डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉज बाय द नाइट ब्लाइंडनेस एंड द एक्सोथर्मिया या एक्सो जेरो. नेक्स्ट है आपके पास विटामिन डी. विटामिन डी जो है कि आपको मोस्टली आपके स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. और हमारे पास सबसे बेटर नेचुरली जो सोर्स है हमारे पास वो है विटामिन डी. तो विटामिन डी जो है आपके पास सनलाइट के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है. और मिल्क है और एग जो है, एग के अंदर का जो येलो पार्ट है वो भी आपको विटामिन डी प्रोवाइडेबल. ये एक्चुअल में फैट सॉल्युबल विटामिन, इसलिए हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ द टीथ एंड बोन्स. एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉज रिकेट्स. रिकेट्स के कारण में विटामिन डी का अगर परसेंटेज बेटर हो तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक कम किया जा सकता है. नेक्स्ट विटामिन है आपके पास विटामिन ई, जो कि मोस्टली आपके सोर्स में अगर बात करी जाए तो बटर में मिलती है, या ऐसे सीड जिनमें ऑयल सीड्स होते हैं, या ग्रीन वेजिटेबल्स. और अगर डिजीज़ की बात करी जाए तो इंक्रीज द फर्टिलिटी एमंग मेंस एंड वुमेंस में, ये आपके फर्टिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट चीज़ है इट आल्सो इंश्योर प्रॉपर फंक्शन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, जो कि आपके हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए है. एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई में कॉज द मिसकैरेज एंड द एबॉर्शंस के लिए. तो आपको प्रॉपर विटामिन ई अगर आपकी बॉडी के अंदर पहुंचता रहेगा तो विटामिन ई के कारण होने वाले कॉज से आपकी बॉडी बहुत हद तक बची रह सकती है. लास्ट विटामिन के है बेटा. विटामिन के जो है वो आपको गम्स की ब्लीडिंग के लिए, हम लोग मानते हैं कि जो गम्स में ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है या जो रेडनेस ज़्यादा होने लगती है तो लैक ऑफ द विटामिन के की कमी से होती है. और इसमें प्रॉपर है कि आप प्रॉपर जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है या जो प्रॉपर आपको वेजिटेबल्स प्रोवाइडेबल हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों में आप लोग इस चीज़ को प्रॉपर मेंटेन करे रहें. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो डिफरेंस बिटवीन द ओडीडी एंड ओसीडी
के लिए होते हैं। तो हम लोग जब CWSN वाले चैप्टर की तरफ जाते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 4 में ये मिलता है कि ODD का फुल फॉर्म आपके पास जो आ रहा है वो है अपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, चाइल्ड नीड द मल्टीपल हैंड टू कंट्रोल टीचर्स थेरेपिस्ट एंड टुगेदर treat the problem of ODD and positive and patient interactions and infant the requirement with the child with ODD। हम सभी जानते हैं कि ये क्या है, प्रेजेंट द पैटर्न टू एंगर, जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बच्चा इरिटेटेबल, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी होने लगता है। उसका ये बिहेवियर जितना भी ये है आपका ODD है या OCD, ये आपके बिहेवियर से रिलेटेड है। तो आपके लिए पहला आ रहा है जो ODD, इजीली इंश्योर टेम्परेचर। सेकंड है रिफ्यूजिंग फ्लो, रूल्स को फॉलो ना करना। ब्लेमिंग अदर, अपनी ही बात को सही साबित करने के लिए अदर को ब्लेम करना। और लॉस ऑफ द सेल्फ स्टीम, अपनी ही बॉडी को या अपनी ही इमेज को हार्म करने के लिए ODD सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है OCD। तो बेटा हम सभी लोग जानते हैं कि अपोजिसिव कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर या ऑब्सेसिव ऑफ द कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर जो होता है, इसमें बच्चा क्या होता है, फियर ऑफ द जर्म्स एंड द कंडीशन के कारण नॉन एक्सेप्टेबल एनी कंडीशन होता है, एनी मैटर होता है। होस्टलाइज बिहेवियर होता है, अपने के अंदर के कैद रहना चाहता है। फ्रिक्वेंटली अवॉइड क्लीननेस, बार बार अपनी क्लीननेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। ओवर कॉन्शियस अबाउट द थिंग, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होता है या अपने आप को सिटिंग अगेन एंड अगेन, बार बार अपनी अपनी जगह को बदलने की कोशिश करता है। रिपीटेड एक्शन ऑफ द चेक, जैसे कि चेक ऑफ द टैप, चेक ऑफ द लॉक या चेक ऑफ द बुक्स की बार बार वो रिपीट करता है अपनी बिहेवियर को। या और कभी कभी ये होता है कि अपनी ही परफॉर्मेंस से ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। तो OCD का अगर हम सिर्फ नॉर्मल वे में जाएं तो आपके पास होता है रिपीटेड अनवांटेड आइडियाज़, एग्रेसिव इम्पल्सेस, फेयर ऑफ द कंट्रैक्शंस एंड इमेजेस ऑफ द हेयरिंग समवन बी लव, मतलब आप एक इमेज में अपने कैद करने लगते हैं कि कोई आपके साथ सिर्फ इस तरीके का ही बिहेवियर करता। तो कंपेयरली इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सरसाइज गाइडलाइन एंड डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो थ्री स्टेजेस हैं, स्टेजेस में हमारे पास जो होती हैं वो आपके पास हैं कि 0.5 टू इन्फेंसी स्टेज होती है और उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आपके पास 5 टू 8 ईयर में जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कहलाती है और उसके बाद 9 टू 12 ईयर में आपकी लेटर चाइल्डहुड स्टेज है और 13 टू 19 में आपकी एडोलसेंट या टीनेजर स्टेज है। तो अगर इन स्टेज के बारे में बात करी जाए तो 0 टू 5 ईयर्स में क्या होता है, बच्चा सबसे पहले सिटिंग वाली कंडीशन में आता है, देन स्लोली वॉक वगैरह करने की कंडीशन आता है। तो ये किसी भी चीज़ों को क्या करते हैं, होल्डिंग है, पुलिंग है, पुशिंग है, फ्लोर बेस्ड आप एक्टिविटी करते हैं जैसे रोलिंग वगैरह करना, या जैसे जैसे आफ्टर 6 मंथ वाली एज आती है मूविंग अराउंड, चारों तरफ घूमना, धीरे धीरे रोल करना, प्लेइंग करना, स्किप करना, होपिंग, धीरे धीरे स्टेपिंग उठाना, रनिंग करना, जंपिंग करना या बॉल वगैरह के साथ अपने आप को इंटरेक्ट करते हैं। अगर ये 5 ईयर से ज़्यादा की एज की बात करी जाए तो इस एज में 5 ईयर में आते आते बच्चे स्कूलिंग वगैरह भी करने लगते हैं, जिसके कारण कि उनकी एक्टिविटी एक ग्रुप एक्टिविटी में भी कन्वर्ट होने लगती है। अगर 5 ईयर चाइल्ड से अबव की बात करी जाए तो क्लाइंबिंग फॉर्म्स के बारे में, रीडिंग वगैरह करना, रनिंग करना या डिफरेंट गेम्स में अपने आप को इंक्लूड करना, वॉचिंग टीवी, जैसे बहुत छोटे बच्चे ही टीवी वगैरह वॉच करने लगते हैं और उनकी जैसी एक्टिविटी करने लगते हैं। लेकिन अब चाइल्डहुड स्टेज जो होती है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज 5 टू 8 ईयर की है, जिसमें मोस्टली क्या होता है, कैचिंग ऑफ द बॉल, आपकी जो स्मॉल मसल्स डेवलपमेंट है वो इस एज में बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि बिग मसल डेवलपमेंट आपकी 0 टू 5 ईयर में हो जाती है। शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ द लाइट रनिंग, आपको रनिंग वगैरह में थ्रोइंग, कैचिंग, जंपिंग या कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी यहाँ पर सेलेक्ट होने लगती हैं। अगर कंपेयरली 9 टू 12 ईयर और 13 टू 19 ईयर में हम कंपेयर करते हैं तो 9 टू 12 ईयर में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी बेटर होने लगती है, गुड क्वालिटी प्लेइंग इक्विपमेंट्स के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज होने लगता है, सेफ्टी मीजर्स के बारे में ज़्यादा अपने आप को अवेयर रखने पड़ते हैं
और उनकी बॉडी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इंक्रीज होने लगती है। लेकिन कंपेयर टू 13 टू 19 ईयर की अगर हम बात करें तो जो चिल्ड्रंस होते हैं वो टीनेजर स्टेज में आ जाते हैं 13 टू 19 ईयर्स में। और ऑल एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स कैन बी प्लेइंग इन द एक्टिविटी, इसमें एडवेंचर्स गेम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं, एरोबिक एक्टिविटी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनका कंप्लीट हो जाता है इस एज में आने के बाद। और गुड कोचिंग एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ वो इंटरेस्ट होने लगते हैं। और उनके अंदर सबसे बेटर होता है कि अपनी क्लास के अंदर एज ए कैप्टन, एज ए हेड बॉय, हेड गर्ल या रिप्रेजेंटिंग द अदर एक्टिविटी वो अपने आप को लीडरशिप क्वालिटी में बेटर यहाँ पर परफॉर्म करने लगते हैं। तो कंपेयर टू अगर 9 टू 12 ईयर लेटर चाइल्डहुड स्टेज और यहाँ पे बात कर एडोलसेंट स्टेज की, तो कंपेयर इसमें करा जा सकता है। और सेकंड का फर्स्ट कंपेयर करा जा सकता है इन्फेंसी स्टेज और लेटर चाइल्डहुड स्टेज में भी, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में भी कंपेयर टू यहाँ पर आपको पास क्वेश्चंस मिल रहे हैं। कंपेयर करा है ओसीडी और ओडीडी के बीच में कंपेयर करा है। यहाँ पे हमने सोर्स ऑफ विटामिन ए डी के बारे में तो कंपेयर क्वेश्चन के बारे में लगातार हम जो आप लोगों से बात कर रहे हैं कि कंपेयर क्वेश्चन को हम किस तरीके से यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो इन कंपेयर क्वेश्चन के थ्रू आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी। आई होप यू वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।